ये रिपोर्ट का मैं एक हैजर्ड लिखता हूँ ना सर। शॉर्ट सी क्लास है, एक काम हो जाएगी। मैनुअल हैंडलिंग, ठीक है। हैजर्ड कैटेगरी होगी मैनुअल हैंडलिंग। इसमें हैजर्ड हो गया फॉर एग्जांपल जो कंपनी में क्या लिफ्टिंग हो रही होती है, किसी कोई स्पेसिफिक वर्कर्स वर लिफ्टिंग सीमेंट बैग्स एंड सीमेंट बैग्स मैनुअली ओवरहेड एंड शोल्डर। लोकेशन लिख दिया करो कहाँ पे, खतरे का पता लेवल पता चलता है, ठीक है। Who might be on all the manual handling workers performing cement bags। तो भी आपसे ये इंग्लिश करके इंग्लिश थोड़ी सी खराब हो गई है। आगे इसमें हाउ तो हमें पता है। अब मैं कंट्रोल पे जाता हूँ, इस कंट्रोल की जस्टिफिकेशन बताता हूँ कैसे करते हैं। अब मैंने एक कंट्रोल दे दिया फॉर एग्जांपल, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टाइम स्केल सोच के लिखें ना। उसकी अब रीज़न बताता हूँ क्यों मैं कहता होता हूँ टाइम स्केल सोच के लिखें। वो आपकी इस एबिलिटी को नीचे जाके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा प्रोवाइड फोकलिफ्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सीमेंट बैग्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया। फोकलिफ्ट के लिए कितना टाइम होना चाहिए, फोकलिफ्ट देनी है पूरी 2 मंथ्स दे दिए। अगर आप कहते हैं हायर करो तो फिर टाइम कम होगा, लेकिन आप प्रोवाइड पूरा नया खरीद के दे रहे हो तो टाइम ज़्यादा होगा। फाइनेंस मैनेजर के ज़िम्मे मैंने एक्शन डाल दिया, एक्शन 1। अब यहाँ पे हमारे पास मैट आता है। सबसे पहले कि आप मोरल लीगल फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट लिखें जनरल, ठीक है। मैट वाला कागज है। ठीक है। अब हमारे पास जो मैथ्स हैं, एक तो अब इस पार्ट के मैथ्स को देखें गौर से, ठीक है। सबसे पहला मैथ ये है कि मोरल लीगल एंड फाइनेंशियल आर्ग्यूमेंट, जनरल मोरल, ठीक है। आपने स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं करनी, जनरली लिखना है कि मोरली क्या है, लीगली क्या है, फाइनेंशियली क्या है। जनरल मोरल लीगल हो हमारे पास हो गया। अब वो आपके पास हैजर्ड के अंदर जाता है, ठीक है। वो कहता है आप 3, ठहरो मैं आपको यहाँ से फेल वाला बताता हूँ। एक लड़का फेल है, ये तो मैंने अपने लिए चेस्ट लिस्ट रखी हुई है। फुरकान, ये रिपोर्ट सिर्फ एक चीज, एक लाइन ना लिखने की वजह से फेल हुई थी, ठीक है। 3 एक्शंस हैव बीन सिलेक्टेड। अब जो ऊपर आपकी रिपोर्ट है 10 हैजर्ड, 10 हैजर्ड के अंदर हर हैजर्ड के अंदर 5-5, 10-10 कंट्रोल्स। अब वो कहता है उनमें से 3 कोई कंट्रोल्स, 3 एक्शंस, ठीक है, सिलेक्ट करो। ये सबसे पहला मैटर है। हमने 3 एक्शन सिलेक्ट कर लिए कि किन किन पे मैं बात करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये फोकलिफ्ट वाला उठा लिया मैनुअल हैंडलिंग से। आपने कोई 2 एक्शन और उठा लिए, 3 आपके एक्शन हो गए सिलेक्ट, आपका मैट हो गया। फिर मोरल लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट करो, वो हमने कर लिया यहाँ पे। अब एक और होता है कि स्पेसिफिक लीगल आर्गुमेंट, अब मैं ये रिपोर्ट के अंदर बताता हूँ। और डिस्क्रिप्शन हाउ इफेक्टिव, ये दोनों पार्ट्स रिपोर्ट के अंदर मेंशन है। अब इसको मैं करना बताता हूँ ये कैसे होंगे, जहाँ से सही समझ आएगा। ये हमने जनरल मोरल लीगल फाइनेंशियल आर्गुमेंट कर लिया, ये पार्ट हमारा मैट हो गया, यहाँ पे हम फारिग हो गए। अब हम जाते हैं 3 एक्शन जो हमने सेलेक्ट किए। फॉर एग्जांपल पहला एक्शन मैंने सेलेक्ट किया है, वहीं से एग्जैक्ट वैसा होना चाहिए, इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। यहीं से कॉपी करो, बल्कि खुद टाइप भी ना करो ताकि गलती ना हो, ठीक है। व्यक्ति मैंने वहां से उठा के यहाँ पे कॉपी किया, एक्शन 1 कॉपी कर दिया। साथ ब्रैकेट में मैं लिखूंगा हैजर्ड
कैटेगरी रेफर कर रहे हो आप? क्या कैटेगरी है? मैनुअल हैंडलिंग। मैंने मैनुअल हैंडलिंग से इसको उठाया है, खत्म। ये बात आपने उसको बता दी। इसी तरह दो एक्शन और, हर एक्शन के लिए अलग से जगह है। ये एक्शन 2 के लिए है, ये एक्शन 3 के लिए, ठीक है। आपकी मर्जी है, और तीनों एक्शन एक हैजर्ड के अंदर से नहीं उठाने, हर एक्शन अलग अलग हैजर्ड के अंदर से उठाने। कहते हैं स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट। ऊपर आपने जनरल लीगल किया था, स्पेसिफिकली आप बताओ ये क्यों गलत है। अब यहाँ पे हमने आर्टिकल की बेसिस पे बताना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैनुअल हैंडलिंग के लिए कौन सा वो है, कौन सी आई है लो, सी 167 तो कंस्ट्रक्शन की, C127 है। अब क्योंकि मुझे पहले से पता है, ये मैं आपको भी बता दूंगा, आपके पास कोई कंट्रोल हो आप मुझसे पूछना चाहें इसके लिए लीगली सर मैं क्या लिखूं, कौन से आर्टिकल लिखूं, मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको खुद आना चाहिए कि ये आर्टिकल मैंने कैसे लिखे। सबसे पहले लिखना है कि ये किसके अंडर आती है, लीगल ड्यूटी किसके अंदर आती है। मैं सिर्फ ये भी लिख दूं स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी फॉल्स अंडर, या सीधा लिख दो कन्वेंशन, ये किसके अंडर फॉल करती है, C127 मैक्सिमम वेट कन्वेंशन। अच्छा, पेस्ट करते हुए जब भी कोई चीज़ पेस्ट करो ये ए वाले फॉर्म में पेस्ट करो। इससे ये होता है कि जो आपका यहाँ का फॉर्मेट होता है वो आता है। अगर मैं ए वाले से ना करता तो ये देखो ये ऐसे आता, ठीक है। जो कलर वहां से उठाया वो ये आ जाता। हाँ, गूगल से जब भी कॉपी करो ये टेक्निक आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब स्पेसिफिक हो जाओ आगे। अब हमने इसके कन्वेंशन तो बता दी है, एंड रिकमेंडेशन भी बता दो, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन हमारे पास अवेलेबल है। एंड आपने कोई एक भी चीज़ लिख दी ना, एक भी चीज़ आपने कन्वेंशन ही लिख दी लेकिन आर्टिकल लिख दिया तो आप पास है। लेकिन ज़्यादा रोब डालने के लिए एग्जामिनर के ऊपर हम और चीज़ें लिख देते हैं, उसको हमारा नॉलेज पता चले। एंड रिकमेंडेशन आर 128 128। अब जाते हैं आर्टिकल्स मेंशन करने पे। हमने खोल ली थी C127, इसी के साथ R128 खोल लेता हूँ, ठहरो। ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन है। अब पहले तो मैं आर्टिकल बताता हूँ। इसके वैसे तो तुम लोग सारा पढ़ोगे, बीच में से चुन लेना कि कौन सा आर्टिकल ज़्यादा रेलेवेंट है, लेकिन मुझे डायरेक्टली पता है कौन सा है। आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नो वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड to engage in the manual transport of load which by reason of its weight is likely to jeopardize his health or safety। उसको ऐसा वजन उठाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसके वजन की वजह से उसको उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, ठीक है। अब इसी को रिकमेंडेशन के अंदर ढूंढते हैं हम। पार्ट 2 के अंदर ये देखो क्या लिखा हुआ है, नो वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड और परमिटेड एज इट इज, वही लिखा हुआ है। अब मैं इसको रेफर क्या करूं, ये क्या है, पार्ट 2, और यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है, 3। अब मैं इसको मेंशन करता हूँ। मैंने बता दी कौन सी कन्वेंशन कौन सी रिकमेंडेशन। अब बताते हैं आर्टिकल कौन सा, 3 एंड पार्ट 2 ऑफ रिकमेंडेशन। या बस ऊपर लिखती है पार्ट 2 रिक्वायर्स। अब दो तरीके हैं, या तो आप सीधा पेस्ट करें, अगर पेस्ट करेंगे तो इसके अंदर होगा, ठीक है। पेस्ट नहीं करते तो सिंपल लिख दें टू प्रिवेंट, अपने लफ्जों में, मैनुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड that is believed to affect workers health and safety लिख दो या हेल्थ लिख दो। डन हो गया, ये आर्टिकल आपने लिख दिया। अब इसी का एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 6। वोमेन वर्कर है तो वोमेन के लिए अलग से मैनुअल हैंडलिंग की। आप पे डिपेंड करता है आपने रिपोर्ट में क्या लिखा है। नॉर्मली यही दो आर्टिकल पक्के आप सबकी रिपोर्ट में लगेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, जिस जिसने मैनुअल हैंडलिंग लिखी है। अब यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया, इसी को उठाया, सिर्फ अपनी रेफरेंस के लिए पेस्ट कर रहा हूँ ताकि बार बार मुझे वो खोलना ना पड़े। मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिकल 3 रिकमेंडेशन के अंदर इसी का ही पार्ट 5 है, ठीक है, ये देख लो क्योंकि मुझे याद है आप लोग पढ़ोगे। तो ये देखो, इन ऑर्डर टू लिमिट और फैसिलिटेट मैनुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड
ठीक है, दोनों सेम कहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर्टिकल 6 एंड रिकमेंडेशन पार्ट 5 requires to facilitate manual transport of load by providing शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, तो कहता है ना करो, बस इतना सब लिख दो, बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल डिवाइस। तुम लोग टेक्निकल डिवाइस का ही लिख रही हो ना, फोर्कलिफ्ट हमने दी है तो हमने एक टेक्निकल डिवाइस उनको प्रोवाइड कर दिया, तो मैं कानून के मुताबिक बता रहा हूँ कि कानून कहता है टेक्निकल डिवाइस, तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ ये कंट्रोल के पीछे लॉजिक क्या है मेरी, और गलती क्या है कंपनी की, और ये कंट्रोल इम्प्लीमेंट करने से कंपनी अपनी गलती को कैसे दूर कर सकती है, बचा सकती है। अब ये लिखने के बाद 2 लाइनों में आपने एक्सप्लेन करना है। The convention clearly requires to prevent hazardous, या फिर रिस्की लिख लो, कि मैं ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ, कोई भी रिस्की मैनुअल ट्रांसपोर्ट ऑफ लोड्स। सो करंटली क्या है, कंपनी कंट्रावेंशन में आई या नहीं है, कंपनी ये लफ्ज लाजमी लिखना है, इज इन कंट्रावेंशन या वायलेशन का लफ्ज। करंटली द कंपनी इज इन कंट्रावेंशन स्लैश वायलेशन, दो भी आपकी मर्जी है, स्लैश का मतलब है जो आपकी वायलेशन विद द लीगल रिक्वायरमेंट एंड टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट की जगह क्या लफ्ज यूज हो सकता है सिनोनिम, कंप्लायंस लिख दो, कंप्लायंस, कंपनी नीड्स टू अडॉप्ट measures to protect workers from risk associated, मतलब जनरल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैं अपना जनरल बता रहा हूँ जो मैं लिखता हूँ, विद मैनुअल हैंडलिंग, कि कंपनी करंटली इन कंट्रावेंशन है, तुम एज एन सेफ्टी ऑफिसर अपने उसको बता रहे हो, एम्प्लॉयर को बता रहे हो या मैनेजर को बता रहे हो, यार ये देखो इस कानून के मुताबिक हम इन कंट्रावेंशन है, अगर हम कंट्रावेंशन में रहेंगे, इफ ये मतलब बता रहा हूँ, रिमेन इफ द कंपनी डजंट adopt preventive measures, serious enforcement actions can be taken against, तो भी कंपनी है नाम, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है, आप अपने उसको बता रहे हो कि यार सीरियस एक्शन हो सकता है। अब इसमें कोई मुश्किल है, एक बार समझ लो सही तरह का, कोई चीज़ समझनी है, क्योंकि फिर आगे जाऊंगा ये चीज़ अब 3 बार आपने खुद करनी है। सीधा सीधा अपनी कन्वेंशन खोली। अब विकास आप क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे लिख रहे हैं, एक मैनुअल हैंडलिंग के लिए आपको C127 चाहिए, बाकी आपको दोनों C167 चाहिए, उसी के अंदर आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिसिटी पे लिख रहे हो, मैं अभी आपको इधर से दिखा देता हूँ, C167 हाँ, 3 कंट्रोल की, सिर्फ 3 कंट्रोल की, 3 हैजर्ड 3 कंट्रोल, हर हैजर्ड के 3 कंट्रोल या ओवरऑल 3 कंट्रोल? ओवरऑल 3 कंट्रोल, कोई आपकी प्रायोरिटी जो आप कहते हो कि यार ये पहले होना, फॉर एग्जांपल को फायर का हैजर्ड हो उसको प्रायोरिटी रखनी चाहिए। अच्छा, अब जहाँ पे आपको कोई लगता है कि यार मेरे पास कोई भी ILO की कन्वेंशन नहीं है, फिर क्या लगाएंगे हम, C155, वही आर्टिकल 10 भी है हमारे पास और 16 भी है, वर्क प्लेस मशीनरी इक्विपमेंट सेफ होना चाहिए, सेफ नहीं है, ठीक है, या अगर आपको लगता है कोई एजर्टिव सब्सटेंस लगा रही हो, बायोलॉजिकल फिजिकल एजेंट से बचाना चाहिए, वही आर्टिकल का एक पॉइंट है, डायरेक्ट वो पॉइंट लिखो, स्पेसिफिक पॉइंट, पूरा आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। अब C167 में फर्ज करो विकास आप डिसाइड करते हो कि मैंने फायर पे बात करनी है, सीधा है देखो, फायर प्रिकॉशन पे पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है, एम्प्लॉयर को मेजर लेने चाहिए टू प्रिवेंट अवॉइड रिस्क ऑफ फायर, कम्बैट क्विकली एंड एफिशिएंटली इफ फायर आउटब्रेक, ये लिखने की जरूरत नहीं, ब्रिंग अबाउट क्विक एंड सेफ इवैक्यूएशन, नॉर्मली मैं ये वाला कंट्रोल लगाता हूँ, ILO लगाता हूँ, सफिशिएंट एंड सूटेबल स्टोरेज शैल बी प्रोवाइडेड फॉर फ्लेमेबल लिक्विड्स,
मैं कंट्रोल सबसे पहला ये देता होता हूँ कि फ्लेमेबल लिक्विड को यहाँ से वेल्डिंग के पास से उठा के किसी सेफ जगह स्टोर करो। तो ILO कहता है इसके लिए सफिशिएंट स्टोरेज होना चाहिए। करंटली कंपनी सफिशिएंट स्टोरेज प्रोवाइड नहीं कर रही, इसलिए वो कंट्रावेंशन में है। अगर कोई फायर आउटब्रेक हुआ तो सीरियस के फायर में लोग मरते हैं, तो आप कहो कि यार प्रोसिक्यूशन हो सकती है, क्रिमिनल कोड में सीरियस एक्शन हो सकते हैं, तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि वो प्रिवेंटिव मेजर है। सिंपल उर्दू में भी आप अगर इसको ट्रांसलेट करो सोच के कि यार कंपनी को क्या करना चाहिए, इसके मुताबिक वो बस आप लिख लो, वही जस्टिफिकेशन है। ठीक है, अब आपका दिल किया नहीं यार मैंने वर्क एट हेल्थ हैजर्ड्स की बात करनी है, ये सारा है हैजर्डियस सब्सटेंस है कोई भी चीज़ ऐसी। ठीक है, इसी में 29 आर्टिकल के तो क्या 29 फायर प्रिकॉशन है 26 होगा। ये देखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट से प्रिवेंट करो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सही तरह ले करो। ठीक है, और इस आर्टिकल को लेकर के आप इलेक्ट्रिसिटी को जस्टिफाई कर दो। अब फॉर एग्जाम्पल आपने उठाई 3 कंट्रोल है, आप कहते हो मैं एक मैनुअल हैंडलिंग करता हूँ, एक इलेक्ट्रिसिटी, एक फायर, ये 3 आर्टिकल मैंने बता दिए, इसके साथ अपनी जस्टिफिकेशन कंप्लीट कर लो। सिंपल है। जिसकी जहाँ पे जो ऐसी कंपनी है जैसे इसने ऑयल एंड गैस पे की है, फिर जहाँ कुछ नहीं, अगर मैं कहता हूँ तीनों की तीनों जस्टिफिकेशंस भी आप C155 की बेस पे करेंगे, आप फेल नहीं होंगे। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम मल्टीपल कन्वेंशन को लेते हैं आपके लिए स्पेसिफिक। आप किस पे बना रहे हो रिपोर्ट? बस ये वाला C167 खोल के बैठ जाओ। अच्छा, इसके साथ R175 से देखो, अगर जैसे ये लिखा हुआ इसके साथ कोई मैचिंग चीज मिलती है तो लिख, तो नहीं मिलती तो इट्स ओके, यू जस्ट नीड टू मेंशन C167। ओके, मूविंग फर्दर, हम इसमें यहाँ तक स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हैं तीनों के। इसका भी हो जाएगा, इसका भी मेरा ख्याल है फिलहाल आप लीगल आर्ग्यूमेंट करें, सिर्फ आज लीगल आर्ग्यूमेंट अपने 3 एक्शंस का कर लें। कल मैं अभी आपको सिवियरिटी और वो पढ़ा देता हूँ। मैं देखता हूँ नेक्स्ट सेशन में डायरेक्ट पहले वो पढ़ा देता हूँ, या फिर अगर वो डायरेक्टली नहीं है चौथी स्लाइड्स में, तो फिर मैं नीचे वाला पार्ट बाद में करा देता हूँ। ठीक है, तीनों, ये 3 है। ठीक है, 1 2 3, इसके बाद आपकी रिपोर्ट समझो खत्म है। ये 3 आपने कर ली बस। अच्छा, इसमें हमने जो जैसे मैनुअल हैंडलिंग आपने किया तो एक केस में बहुत सारा एक कंट्रोल एक कंट्रोल से ठीक है। मैनुअल हैंडलिंग का एक कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी का एक, जो आप कहते हो प्रायोरिटी कंट्रोल। जो हमने मैंने बात 10 की है, कंट्रोल दिए हैं, उनमें से मेरा ये वाला जो कंट्रोल है ना, ये सबसे प्रायोरिटी है। अच्छा, मॉरल, लीगल, फाइनेंशियल, इसमें हमें डिस्कस करने की जरूरत इसमें नहीं सिर्फ है। लीगल, स्पेसिफिक लीगल, ये देखो स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यूमेंट, मतलब स्पेसिफिकली आप बताओ ये क्यों गलत है। ऊपर तो आपने बताया था अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज नहीं करेंगे आपके खिलाफ इंप्रूवमेंट नोटिस, प्रोबेशन नोटिस, प्रोसिक्यूशन, फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट होगी, सिविल क्लेम हो सकता है। अब यहाँ पे आप स्पेसिफिकली आर्टिकल के हिसाब से बता रहे हो, जैसे एज अ वकील, एज अ लॉयर आप जज को बताते हैं, वही चीज़ है। और कुछ भी नहीं है, आपको आर्टिकल में बता दूंगा, आपको उस परेशानी में भी डूबने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता आपको पता हो कि ये कैसे उठाए हैं, कहाँ से उठाए हैं। इन फ्यूचर नॉर्मली तो सऊदीया में हम खुद ही प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको जॉब करनी पड़ती है या कोई सवाल कर लेता है कि यार ILO को कैसे सर्व करते हैं, कैसे आर्टिकल्स। एक कोरा था मेरे पास, उसका पास था निबोश वगैरह, बड़े अच्छे डिस्टिंक्शन पे पास था। उसको एक कंपनी ने एक आर्टिकल भेजा है, अच्छा उनके अपने आर्टिकल्स होते हैं ILO के अलावा, उनके UK बेस्ड होते हैं। एक आर्टिकल नंबर उन्होंने कहा 10 को एक्सप्लेन करके दो। अब वो 10 जो 3000 वर्ड्स का या 2500 वर्ड्स का आर्टिकल था, उसे 100-200 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर, उसकी एक्सप्लेनेशन इसी तरह करनी थी शॉर्ट फॉर्म में कि यार ये आर्टिकल क्या कहता है। वो ये कहता था कि कंडक्टर्स का ख्याल रखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स जो होते हैं वो चार्ज ना हो, उसमें ये हो, उसमें वो, इलेक्ट्रिसिटी की तारें ठीक हो, ये हो, 10-12 सीधी सीधी चीज़ें थी। वो मैंने लिख के दी हैं, उसने मुझसे फिर हेल्प ली, मैंने लिख दी, उसका इंटरव्यू कॉल हो गया। वो बहुत बड़ी कंपनी थी, इंटरव्यू कॉल भी नहीं करती थी जब तक कोई पहले से। लेकिन फिर वो मेरा ख्याल है आगे वो नाइजीरियन था, डिफेंड नहीं कर सका अपनी उसको निबोश डिफेंड नहीं कर सका। तो ओवरऑल आर्टिकल को एक्सप्लेन करने का सिंपल तरीका ये है कि आप उसमें से मेजर थीम निकालो। जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी का आर्टिकल नंबर 26 ऑफ ILO C167 रिक्वायर्स एंड स्टेट दैट, 29 की बात करें फायर की, रिक्वायर्स एंड स्टेट दैट देयर शुड बी सुटेबल एंड सफिशिएंट स्टोरेज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल मटेरियल। सिंपल आपने बता दिया। अब वो जाए, जो एक्सपर्ट बंदा है वो आर्टिकल देखेगा, वो कहेगा हाँ भाई ये वाकई आर्टिकल ये ही रिक्वायर करता है। तो ये तीनों एक्सप्लेनेशंस के बाद हमारे पास नीचे आ जाएगा मेजर पार्ट, आप देख लें ताकि आपको पता हो। इस वाले पार्ट में आपने सिंपली एक लाइक्लीहुड, एक सेवेरिटी
और थोड़ी सी इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, और वो लाइकली और सेवेरिटी आना भी बहुत ज़रूरी है, आपको आना चाहिए। आयोश शोशा जो भी आप कोर्स करें, लाइकली और सेवेरिटी इंपॉर्टेंट होती है। मैं अभी उस लेक्चर की तरफ चला जाता हूँ। ये लिखना आ गया, लीगल आर्गूमेंट तीनों अपना लिख लोगे आसानी से, मेरा ख्याल है हार्डली 15 मिनट लगेंगे। आर्टिकल ना समझ आए मुझसे पूछ लें। अच्छा, सेवेरिटी में हम जो हैजर्ड्स हैं उनमें से लिखेंगे या अलग से भी लिख सकते हैं कोई? जो आपने कंट्रोल मेंशन की है, हाँ जी। उस कंट्रोल को, ये देखो ठहरो मैं आपको बताता हूँ। सेवेरिटी जो हम ये जस्टिफिकेशन लिख ये रहे मैंने हैं। कंट्रोल मेंशन कर दिया है ना, हम्म, इस कंट्रोल का उसने पूछा लीगल आर्ग्यूमेंट। आपका नॉलेज देख रहे हैं, आप जो कंट्रोल्स दे रहे हो, आपको उसके पीछे मिथ पता है कि आप क्यों दे रहे हो। जाहिर ही बात है, मैंने टेक्निकल डिवाइस का इसलिए लिखा है, या लोग कहता है कि टेक्निकल डिवाइस दो। फिर वो कहता है लाइकली और सेवेरिटी ऑफ हैजर्ड बताओ, कि जिस मैनुअल हैंडलिंग की बात हो रही है, वो कहता है इसकी लाइकली और सेवेरिटी क्या है, काम कब कब होता है, वो अंदाजा लेना चाह रहा है कि कितनी सेवेरिटी लाइकलीहुड क्यों है, वो काम के साथ चेंज होती है। अब एक बंदा जहाँ पे खड़ा है, वहां पे दिन पूरे में, हफ्ते पूरे में एक बंदा गुजरता है, क्या चांस होगा गिरने का। और वहीं अगर 200 बंदा गुजरता हो, चांस बढ़ जाता है। प्रोबेबिलिटी, नॉर्मली प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ी है उस बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो इसी एक्शन को लेकर, ये जो एक्शन हमने दिया इसी को लेकर यहाँ तक चलेंगे, इसी एक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखो क्या लिखा, जस्टिफिकेशन फॉर द टाइम स्केल दैट यू हैव इंडिकेटेड इन योर रिस्क असेसमेंट। वो जो टाइम स्केल ऊपर मैंने 1 मंथ दिया है, यहाँ के वो कहता है क्यों दिए, 1 मंथ क्यों दिया है, वो आपकी सारी रिपोर्ट का अंदाजा इन 3 जस्टिफिकेशन से निकाल देगा कि यार इसको पता भी है इसने टाइम क्यों दिया, वो ये चीज़ आपको सिखाना चाहता है। अब मैंने टाइम 1 महीना इसलिए दिया है, फोकलिफ्ट के लिए मुझे सबसे पहले तो एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर के अप्रूवल्स चाहिए होंगे। हो सकता है फाइनेंस मैनेजर अप्रूवल्स के लिए सीनियर मैनेजमेंट या एमडीज के पास जाए, वहाँ पे एक मीटिंग कंडक्ट हो, क्योंकि फोरलेक एक महंगा इक्विपमेंट है, या दूसरे सिटी से दूसरे कंट्री से मंगवाना है। उसके बाद जब अप्रूवल्स आ जाएंगे, हम बुकिंग करेंगे, बुकिंग के बाद डिलीवरी टाइम होगा। डिलीवरी टाइम सब कुछ मिला के, कि मैं बिलीव करता हूँ कि 2 महीने फोकलिफ्ट के आने में लग जाएंगे। तो इसलिए मैं एक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको ये पढ़ के पता चल जाएगा कि ऊपर मैंने जितने टाइम स्केल दिए हैं, मेरे पास कोई नॉलेज है जिनकी बेसिस पे मैं टाइम स्केल दे रहा हूँ, तो के नहीं मारे, ठीक है। वो यहाँ से आपको पकड़ लेता है कि आपको सेफ्टी का नॉलेज भी है। अब जैसे पिछली रिपोर्ट एक फेल है, उसने इमीडिएटली इमीडिएटली लिखा, इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं, हमने टाइम देना है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 10 दिन, 5 दिन, मंथ्स, ईयर्स। लेकिन हम कभी भी इमीडिएटली रेगुलरली ये चीज़ें नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कब इम्प्लीमेंट होगा आपका ये एक्शन। 3 एक्शन हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। अभी मैं एलिमेंट 3 में जाता हूँ, सबसे पहले लाइकली और सेवेरिटी करके, फिर हम वापस आ जाएंगे, एलिमेंट टोटल कंप्लीट कर लेंगे। एलिमेंट पूरा पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ ये रिपोर्ट वाला पढ़ा दूं ताकि लाइकली और सेवेरिटी भी समझ आ जाए। अच्छा, लाइकलीहुड और सेवेरिटी की बात करते हैं, ठीक है। रिस्क है क्या, रिस्क क्या चीज़ है, कोई अनवांटेड इवेंट होने खतरा अच्छा। ना, रिस्क क्या चीज़ है, रिस्क खतरा है ना, कि आप रिस्क ले रहे हैं, आप खतरा ले मोल ले रहे हैं, ठीक है। अब रिस्क का फार्मूला ये है कि लाइकलीहुड इनटू सेवेरिटी, फार्मूला अपने पास लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ रिस्क कैसे काउंट होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है रिस्क रिपोर्ट के अंदर।
likelihood multiply by severity. ठीक है, लाइक्लीहुड किस चीज को कहते हैं? अच्छा, हम रिस्क का स्केल जो लेंगे, अब मल्टीप्लाई करना है, जाहिर बात है हमारे पास कुछ स्केल होना चाहिए। कुछ लोग 3 का स्केल भी लेते हैं, कुछ कंपनी, लेकिन नॉर्मली हम 5 का स्केल लेते हैं। आप 1 to 5 स्केल अपने पास रख लें। एक सेकंड मेरे पास, अगर इसमें से बताता हूँ, इसमें ज़्यादा अच्छा है। ये आयोश है। ठीक है, अच्छा, रिस्क से पहले हमें हैजर्ड पता होना। हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज जिसमें पोटेंशियल हो हार्म करने का, वो हैजर्ड है, वो खतरा है। ठीक है, रिस्क है। जैसे कि ये बिजली है, यहाँ पे ये हैजर्ड है। क्यों? इसमें पोटेंशियल है कि ये मुझे हार्म कर सकती है। या कोई कील यहाँ से निकली हुई है, वो हैजर्ड है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिप है, ट्रिप का हैजर्ड है, मतलब मैं मुझे अंदर आते हुए बाहर जाते हुए मैं स्लिप, मेरा ठुडा लग के मैं गिर सकता हूँ। तो कहते हैं हैजर्ड कोई भी ऐसी चीज जिसमें हार्म करने का पोटेंशियल हो, वो हैजर्ड है। एक कुत्ता भी खड़ा है तो क्या है हमारे लिए? हैजर्ड है, क्योंकि वो काट सकता है किसी को। अच्छा कुत्ता है, बुरा कुत्ता है, वो चीज अलग है। अभी हम सिर्फ हैजर्ड की बात कर रहे हैं, यार ये हैजर्ड है या नहीं है। हैजर्ड है, ठीक है। रिपोर्ट में भी जब हम हैजर्ड देख रहे होते हैं, तो हार्म करेगा या नहीं करेगा उस चीज को हम नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि हैजर्ड कर सकता है, हार्म कर सकता है या नहीं कर सकता। बिजली यहाँ पे बेशक जितनी सिक्योर हो, बोर्ड लगे हुए ऑटो कट, लेकिन हैजर्ड हैजर्ड है। ठीक है, हार्म करने की इसके अंदर पोटेंशियल है। आगे जाते हैं। फॉर अ हैजर्ड टू कॉज हार्म, अ हैजर्डियस इवेंट मस्ट हैपन। हैजर्ड को हार्म करने के लिए हैजर्डियस इवेंट, अब ये हैजर्ड है, ये हार्म कर सकता है, हैजर्ड हो गया। हैजर्डियस इवेंट क्या होगी कि मुझे, या तो मैं इसके अंदर उंगलियां घुसाऊं, या कोई तार नंगी हो उसके साथ मैं इंटरेक्ट हूं, तो इवेंट ऐसा हो जिसकी वजह से हैजर्ड हार्म कर सके। नॉर्मली हैजर्ड हार्म तो नहीं करता। कुत्ते की जैसे मैंने एग्जांपल दिए, वो बांधा हुआ है, हार्म तो नहीं करता। हैजर्डियस इवेंट क्या होगी? कुत्ता खुल गया किसी वजह से, या वो था ही खुला हुआ, वो पागल हो गया, उसने मुझे काट लिया है। तो ये क्या है? इवेंट है, ऐसी इवेंट है जो जिसने हैजर्ड को हार्म करने में मदद की है। ठीक है, जैसे अब ये खड्डा था, इस खड्डे से दिन में 1000 लोग गुजरते हैं। हैजर्ड तो था, लेकिन अभी हार्म नहीं हुआ। हार्म कब होगा? जब इस खड्डे से कोई गिरेगा। अब लाइक्लीहुड क्या चीज है? सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी। आप लोगों ने पढ़ी होगी ना सर? आपने पढ़ी है विकास? प्रोबेबिलिटी पढ़ी है? क्या होती है? सिंपल, आसान लफ्जों में। चांस ऑफ अकरेंस। जैसे हम कहते हैं कि यार 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में से हुक्म के किंग आने का क्या चांस है? कितना चांस है 52 में से? एक ही है, 1/52 के 52 में से एक ही चांस है कि हुक्म का किंग आएगा। किंग आने का क्या चांस है? उसका 4। 4 है। ठीक है, लाल पत्ता आने का क्या चांस है? 13 हो गया, 13 लाल पत्ते। तो इसी तरह छक्के में 6 आने का क्या चांस है? 1/6 हो गया। 2 छक्कों में 6 आने का क्या चांस है? 2/12 हो गया। ठीक है, तो लाइक्लीहुड कहते हैं चांस ऑफ अकरेंस की। चांस क्या है? अब ये खड्डा अगर रोड के दरमियान में, फॉर एग्जांपल जैसे होता है, बाइक के गिरने का क्या चांस है, और वही खड्डा अगर कहीं किनारे पे है जहां पे शादर नादर कोई जाता है, फिर क्या चांस है? अब इसके लिए हम एक स्केल सेट करते हैं 1 से 5 का। इसी पे एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी, लाइक्लीहुड के लिए। 1 2 3 4 5।
अब बताओ अगर ये खड्डा, ये रोड है, यहाँ पे एक खड्डा है रोड से बाहर, एक खड्डा यहाँ पे है, बाइक गुजरते हैं रोज, इस खड्डे का क्या चांस है, इस खड्डे का क्या चांस है कि बाइक इसमें गिरेगा? अब आप रेट करो कौन से वाले का। ये वन, उस पे ज्यादा रोड वाले का आप कहते हो 3 है, अच्छा, और इसका वन 1 है। ये आपने क्यों सेट किया, इसको 1 क्यों का, इसको 3 क्यों का? क्योंकि उधर हार्डली भी जाता होगा हार्डली कोई जाता है तो चांस कम है, काम यहाँ इधर हर कोई एक्सीडेंट आता ज्यादा है। होती है तो जब आप अपने हैजर्ड को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आपको पता हो कि आप वो हैजर्ड कहाँ पे बता रहे हैं। आप ये लाइक्लीहुड डिफाइन करेंगे। अब लाइक्लीहुड से आगे जाते हैं, करें लाइट क्यों पीछे चली गई है। 1 से 5 तक हमने लाइक्लीहुड को रेट कर दिया अपनी। फॉर एग्जांपल ये रोड, ये सारे खड्डे हैं, या फर्ज करो ये स्पीड ब्रेकर है, ये वाली जगह हल्की सी खाली है, क्या चांस है बाइक स्पीड ब्रेकर से गुजरेगा? 100%। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? 95% 5 है, क्योंकि जगह छोड़ी ही नहीं है। होगा ही होगा, उसका मतलब है 5। बोथ हाई चांस है, 80 प्लस चांस है, 4 60 प्लस चांस है, 3 40 प्लस चांस है, 2 1 हैजर्ड तो है, लाइक्लीहुड नहीं भी है, हैजर्ड तो हैजर्ड है ना, वो मौजूद है, यहाँ बिजली मौजूद है, लाइक्लीहुड क्या है, मुझे करंट लगेगा 1 होगा, क्योंकि बोर्ड प्रोटेक्टेड है, कवर्ड है, टूटे हुए नहीं है कहीं से, सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं, 1 हो गया चांस। अब अगली सिवियरिटी की तरफ, एक एक चीज एक्सप्लेन करके फिर आपको रिस्क अच्छी तरह समझ आएगा, बहुत बेहतरीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये देखो, वो थोड़ी सी आपको ये आयोज की स्लाइड है, ठीक है। अब ये एग्जांपल देता है, ये देखो यहाँ पे क्या चांस है, ये अब कूड़े वाली जगह है, कोई कौन है, यहाँ पे कोई काम आता है, अब आपको खुद अंदाजा है कि चांस क्या हो जाएगा। अब हम जाते हैं सिवियरिटी की तरफ। कॉन्सिक्वेंस, अब मैं मिसाल दोबारा से रिवाइज करता हूँ अपनी। मेरी एग्जांपल है, यहाँ बाहर से गिरूँ, यहाँ से। अब बताओ यहाँ से गिरने का लाइक्लीहुड क्या है कि नीचे गिर जाऊंगा मैं? नहीं, लाइक्लीहुड क्या है? अभी फेटेलिटी स्टेट लाइटली 1 है, सब 1 पे एग्री हैं। चलो जी, लाइक्लीहुड 1 हो गया। इसको फिर से हम 1 से 5 तक रेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई गिरेगा, लाइक्लीहुड को छोड़ दो, लाइक्लीहुड 1 है, कोई गिरेगा तो उसको चोट कैसी आएगी? मर जाएगा। बंदे के चांस मरने से थोड़ा पीछे आ जाएं, फिर हम 4 पे चले जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मरेगा या नहीं मरेगा, दरमियानी एक रास्ता आप इख्तियार कर रहे हो, फिर हम 4 पे आ गए, ठीक है। सिवियरिटी इज इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइक्लीहुड। करंट लगने का खतरा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर लगेगा तो बेशक सिवियरिटी किस हद तक हो सकती है, ये दो चीजें। अब हम इन दोनों को मिला के आते हैं रिस्क पे। रिस्क क्या कहते हैं? लाइक्लीहुड इनटू सिवियरिटी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि रिस्क कितना हाई है या कितना लो है। अब फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे ग्रिल्स ना होती, नो ग्रिल्स, इसी को ही जहन में रख लेते हैं, लाइक्लीहुड क्या हो जाता? 3, सिवियरिटी 4 इज इक्वल टू 12। टोटल कितना हो सकता है हमारे पास मैक्सिमम? 25। 5 इंटू 5 हो सकता है ना, ज्यादा हमने स्केल ही 5 कर रखा है। फिर अगर ग्रिल्स हैं 1 इंटू 4 इक्वल टू 4, 1 इंटू 4 4 हो गया, बिल्कुल कुछ ना होता, 4 इंटू 5 हो जाती, 4 इंटू 5 हो जाती तो हमारे पास होता 20। आगे इसका स्केल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे है। 1 टू 25 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे रिस्क कितना है? 12, यहाँ पे 4, यहाँ पे 20। ये जो आप स्केल बनाते हो, अब वो आपसे रिस्क तो पूछ नहीं रहा, सिर्फ पूछ रहा है लाइक्लीहुड क्या है, सिवियरिटी क्या है। अब मैंने लिखा था मैनुअल लैंडिंग, मैंने कहा था सीमेंट बैग्स लेके जा रहे हैं, लाइक्लीहुड क्या है?
अब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा लाइवलीहुड? वो जितना रेट है उसका एक दिन मजदूर आया सीमेंट बैग लेके गया, उसको मैनुअल हैंडलिंग के मसले हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे? नहीं। फिर वो आपसे एडिशनल चीज़ें पूछता है, फ्रीक्वेंसी, कि कितने दिन वो काम करते हैं, कब कब काम करते हैं, कब कब नहीं करते, खतरे को तुम लाइकलीहुड को अगर कितना लाइकली कह रहे हो तो उसके पीछे फ्रीक्वेंसी भी तो होगी। एक बंदे ने एक दिन सीमेंट बैग उठाया, लाजमी तो नहीं है उसके साथ मसला होगा, फिर ये लाइकलीहुड सीधा 1 पे चली जाएगी। ठीक है, अब सिंपल मैंने मैनुअल हैंडलिंग के लिए सेट कर लिया 3। वजह, क्योंकि मेरे वर्कर्स एवरी डे, एवरी वर्किंग डे, हफ्ते में 6 दिन मैनुअल हैंडलिंग करते हैं, इसलिए अब इसको स्केल दे देते हैं। लाइकलीहुड के लिए ये क्या हो गया, वेरी हाई, ये हो गया हाई, ये हो गया क्वाइट हाई, ये हो गया लो हो गया, और ये वेरी लो। ठहरो, इसने आयुष वाले ने क्या स्केल दिया, आयुष वाले ने स्केल दिया, सॉरी, इसने अनलाइकली और एक्सट्रीमली अनलाइकली, लो या वेरी लो कह लो। अब पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है तो हम लो वाले के साथ चलेंगे। ठीक है, सिंपली अब बताओ मैं लाइकलीहुड क्या लिखूं इनमें से? द लाइकलीहुड ऑफ मैनुअल हैंडलिंग इज बिलीव टू बी 3 नहीं लिखेंगे हम, नंबर नहीं लिखेंगे, नंबर के साथ हमने ये एसोसिएट कर दिया क्वाइट हाई, बिकॉज वर्कर्स परफॉर्म मैनुअल हैंडलिंग एवरी डे। अगर आप नहीं भी लिखते उसके लिए अलग से सेक्शन भी मौजूद है, सीधा आप वहां पे लिख दो नंबर ऑफ वर्कर्स। ये देखो रिपोर्ट में। अब वो आपसे फ्रीक्वेंसी जानने के लिए, पहले वो नहीं पूछते थे तो लड़के नहीं लिखते थे, फेल हो जाते थे, अब उन्होंने अलग से क्वेश्चन बना दिए। इंजरीज कौन सी होंगी, नंबर ऑफ वर्कर्स एट रिस्क, ये भी डिपेंड करता है ना कितने वर्कर में, एक वर्कर ही कर रहा है तो फिर तो बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन 10-15 वर्कर कर रहे हैं, बड़ा। एक्टिविटी कब कब होती है, इधर मैं सिंपल लिख दूंगा, एक्टिविटी इज कैरिड आउट डेली फॉर 6 days a week एंड 7 hours डेली, रोज होता है, टाइम लिख दिया। हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क इज, वाइड स्प्रेड द रिस्क तब होता है जब कोई रिस्क फैला हुआ हो, कितना फैला हुआ है, जैसे फायर का हैजर्ड है या ऐसी चीज। लेकिन यहाँ पे भी हम लिख ही देते हैं कि यार रिस्क जो है वेयर हाउस एरिया में फैला हुआ है। जो ऊपर मेंशन किया वही मेंशन करना है या अभी टाइम पे नहीं आए, नहीं, ये ऊपर जो मेंशन वो तो आपने एक्शन की कंप्लीशन का टाइम पूछा है। ये जो चीजें पूछ रहा है ये आपकी हिडन चीजें हैं जो आपको पता है। आप एग्जामिनर को लाइकलीहुड बता रहे हो मेरे वर्कर साइट के ऊपर मैनुअल हैंडलिंग 7 घंटे करते हैं। ठीक है, ये बात आप जब लिखोगे आपको समझ आ जाएगी। लाइकलीहुड क्वाइट हाई होगी, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मैंने स्केल रखा हुआ था, स्केल के मुताबिक मुझे लगता था 60% चांस है कि वो बीमार होंगे, तो मैंने इसको क्या कह दिया, क्वाइट हाई। सिंपली मैं इसको लिखूं तो मैं लिख दूंगा likelihood of manual handling is quite high because workers perform this work daily। सिंपल यहाँ पे इतना लिख, आगे उसके लिए अलग से जगह मौजूद है, हम वहां पे लिख लेंगे। अब स्वेटी पूछ रहे, स्वेटी को रेट करूं, लाइकलीहुड को छोड़ दो, एक तरफ कर दो, सिर्फ स्वेटी की बात करो, तो क्या मैनुअल हैंडलिंग से जो बीमारियां होंगी, अब यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। नॉर्मली 4 होती हैं लेकिन चलो हम 5 लिख देते हैं। मिनिमल, माइनर, मीडियम, माइनर और मेजर के दरमियान, मेजर और कैटेस्ट्रॉफिक या फैटल भी इसको कहते हैं, इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब मिनिमल वो है नो इंजरी, वर्कर को छोटा छोटा लगा है, स्लिप हुआ है, कोई इंजरी नहीं हुई, तो ये क्या है, मिनिमल है। अगर फर्स्ट एड इंजरी होती है इसको मैं कहूंगा ये माइनर इंजरी। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है मीडियम, इसमें या तो फर्स्ट एड के बाद हल्का फुल्का हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, पट्टी वगैरह कर ली, मतलब अभी टाइम नहीं लगा आपका, आप हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल में हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हुआ, आप घर आ गए हैं, काम कंटिन्यू कर दिया, जैसे हमें कोई कट शट लग जाता है हम अक्सर चले जाते हैं, फर्स्ट एड से भी काम नहीं बना। मेजर,
रिक्वायर्स, मेडिकल अटेंशन, ये जो मैंने आपको पुरानी रिपोर्ट दी है उनमें ये मेंशन है, ठीक है। रिक्वायर मेडिकल, हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट, ठहरो मैं यहाँ से लिखा हुआ ही बता दूँ ताकि आप इसी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं सब में ही लिखा हुआ है। ये माजिद खान है, मोहम्मद, हाँ ये मेरी नई रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैंने अभी अभी लिखी है। ये देखो ये मैंने कैटेगरीज लिख दी, मिनिमल है नो इंजरी, और डायबिटीज, माइनर है फॉर रिक्वायरिंग फर्स्ट एड, इक्विपमेंट मशीनरी को कुछ नहीं हुआ। करेंगे हम। हाँ हाँ, फिर आपके पास आ जाती है मेजर। मेजर वो है जिसमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट और रिकवरी टाइम होती है और इक्विपमेंट या मशीनरी को भी डैमेज हो सकता है, लेकिन ऐसा डैमेज जो रिकवरेबल हो, बहुत ह्यूमन का भी, मतलब अडी शडी टूटी खैर है, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मेजर है। ये किस लेवल पे आता है हमारे पास? 4 के। अगर आप कहते हो मैनुअल हैंडलिंग से ऐसे मसले होंगे जो हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट चाहिए जिसके लिए, तो फिर वो किस तरह आएगा? 4 पे आएगा। और रिकवरी टाइम, टाइम भी लगेगा आपका। इसमें टाइम नहीं लगता, माइनर में क्या टाइम लगेगा? फर्स्ट एड देंगे, ठीक हो जाओगे, काम शुरू कर लो। अगर आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए सिलेंडर वगैरह, या कोई छत नीचे आ लगे, या कोई फिर क्या होगा? कैटेस्ट्रॉफिक, सीधा 5। अब आप अपने हैजर्ड जो आप ऊपर लिख रहे हैं, मेंशन करके आए हैं ना, वो माइट बी आर्म्ड हो, सब कुछ कैसे कैसे कैसे, वहां पे आपने एग्जाम में तो सोचा होगा किससे कौन सी इंजरी हो सकती है, तो आपने यहाँ पे ये बताना है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये कौन सा हैजर्ड है? हैजर्डियस सब्सटेंस कि मिस्टिंग कैनन अप्लाई होने चाहिए, वरना अजान हो जाए फिर कंटिन्यू। हो गई है अजान? अच्छा, रिस्क के लिए हमें लाइक्लीहुड और स्वेरिटी पता होनी चाहिए। वो सिंपल आपके अपने जहन से आपने बनानी है, लेकिन आपने जो बनानी है उसको आपको पता हो कि लाइक्लीहुड है क्या। लाइक्लीहुड चांस ऑफ अकरेंस है, आपको आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि आपके हैजर्ड का चांस क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी आप हैजर्ड बताओ, मैं उसका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये मैंने कन्वेंशन दी 2, ये लो कि उसके बाद मैंने लिखा लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ डर्मेटाइटिस, आई इरिटेशन एंड एस्थमा इज हाई। हाई का मतलब मैंने 4 दी, क्यों? बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ डस्ट इज प्रेजेंट एट द साइट ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटी। हाई अमाउंट ऑफ डस्ट रहती है, मैंने लाइक्लीहुड क्लियर कर दिया। स्वेटी पे जाती हैं, गेसिंग डस्ट ऑन स्किन, डर्मेटाइटिस, टचिंग एंड, अब ये इंजरीज भी पूछा है ना, मैंने इंजरीज अलग से भी एक्सप्लेन कर दी है एक पैराग्राफ में। इंजरीज कौन कौन सी हो सकती हैं? जाहिर बात है स्वेटी के लिए इंजरीज का पता होना जरूरी है। ये जो तुम स्वेटी बता रहे हो, इंजरी पता होगी तो तुम्हारी स्वेटी जस्टिफाई होती है ना। तुम कहो यार कैटेस्ट्रॉफिक है, इंजरी पता चलेगी तुम्हें कैटेस्ट्रॉफिक। मैं सीधा कहूँ यार करंट लगने से सीधा इतने बड़े हाई वोल्टेज करंट लगेगा, जगह पे उसको हार्ट फेलियर करके जला के मार देगा। ये मैंने इंजरी बताई तो उसको वो खुद भी समझ जाएगा ये कैटेस्ट्रॉफिक एग्जामिनर, लेकिन आप साथ आगे लिख देंगे कैटेस्ट्रॉफिक। अब सिंपल मैंने क्या लिखा, गेटिंग डस्ट इन्फेक्शन, द स्वेटी सीरियस है। अब मैंने आगे स्वेटी की कैटेगरीज बताई, फिर मैंने लिखा द स्वेटी ऑफ hazardous substance is believed to be मेजर। अब मेजर में क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज वर्कर्स विल गेट पर्मनरी प्रॉब्लम, एस्थमा एंड क्रोनिक अस्थमा विच रिक्वायर्स, ऊपर हमने लिखा हुआ था कि यार मेजर क्या होती है, जिसमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, इसलिए हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड विल रिक्वायर टाइम टू रिकवर। मैं इसलिए इसको मेजर कह रहा हूँ। एग्जामिनर एकदम समझ जाएगा कि यार स्टूडेंट को नो हाउ है
कि मेजर में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मैंने बता दी यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 175 वर्कर्स आर वर्किंग इन ग्राउंड एरिया एंड एक्सपोज टू डस्ट फॉर 6 days अ वीक 8 hours डेली। अब लाइकलीहुड मैंने इतना हाई बताया है तो उसको मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार 8 घंटे रोज मेरे वर्कर्स साइट पे होते हैं, लाजमी ही है कि उनको अस्थमा वगैरह होगा, लेकिन कंफर्म नहीं, हो सकता है, बहुत हाई चांस है। अगर कंफर्म होता तो फिर मैं क्या कहता, वेरी हाई, होगा ही होगा। लेकिन हम किसी भी चीज़ में होगा ही होगा पे नहीं जाते नॉर्मली, हम मैक्सिमम जाए तो आई पे जाते हैं। होगा ही होगा ये कैसे कह सकते हो, इधर से दरमियान रोड के दरमियान में खड़े हैं, 10 साल लोग चलते रहते हैं, कोई नहीं गिरता। आगे फिर वर्कर्स का अपनी रिस्क परसेप्शन, लेकिन हम मैक्सिमम यहाँ तक जाते हैं। ये चीज़ तब इस्तेमाल करना जब तुम्हें लगे कि फिर तुम 200% श्योर हो कि यहाँ पे ये काम हो के रहेगा, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया और आखिर में होल ग्राउंड एरिया। अब यहाँ पे वाइड स्प्रेड द रिस्क आता है, होल ग्राउंड एरिया एंड ग्राउंड फ्लोर एक्सपोज टू आइडस। सिंपली पता चलता है कि यार ग्राउंड फ्लोर पे ये काम हो रहा है, ग्राउंड एरिया पे बाहर वाले पे जहाँ पे ये शॉवल चल रहा है या जैक हैमरिंग हो रही है, एक्सकेवेशन हो रही है, इस तरह की एक्टिविटीज, ट्रक डंपिंग हो रही है, इसलिए ये हो गया, ठीक है। अब हम अपना लाइकलीहुड लिखते हैं सिंपली अपनी रिपोर्ट का। लाइकलीहुड हमें समझ आ गया है, हाई का है हमने, क्वाइट हाई। अब अगर मोर देन 50 kg की मैं बात करता हूँ तो मैं इसको हाई भी कर सकता, हाई है क्योंकि 50 kg से ऊपर के सीमेंट बैग बंदा उठाएगा तो लाजमी चांस है कि उसके साथ ये काम हो जाएगा। अब स्वेटी पे जाओ, स्वेटी की कैटेगरी सिर्फ एक बार मेंशन करनी है, दूसरी बार मेंशन नहीं करनी। सिंपल लिख दो फॉर स्वेटी कैटेगरी सी जस्टिफिकेशन 1। जस्टिफिकेशन 1 में हमने डाल दिए, 2 में 3 में डालने की जरूरत नहीं है। अब 1 में फर्ज करो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे भी मैं देख रहा था अभी, ये कैटेगरीज है, मैंने इनको कॉपी करके वहाँ पे फर्ज करो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये अब मेरे जहन की बात है विकास, ठीक है। इंजरीज लिख दी, इंजरीज दैट कैन अकर, और इंजरीज नहीं है, इल हेल्थ है मेरे पास, ठीक है। इल हेल्थ या इंजरी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे इल हेल्थ है क्योंकि बीमारियां है ना। इंजरी तो वो होती है जो कट ब्रूजेज डायरेक्ट इंजरी होती है, आपके बोन फ्रैक्चर हो गई, कुछ हो गया, या इंजीजल दोनों भी शामिल हो सकते हैं मैनुअल हैंडलिंग में, क्योंकि अगर डिस्क रप्चर हो गई है आपकी बैकबोन में तो वो इंजरी में आता है। इल हेल्थ दैट कैन अकर आर क्या हो सकता है, मस्कुलोस्केलेटल, ये आपने ऊपर लिखी हुई है वही उठा के यहाँ पे लिखनी है। डिसऑर्डर्स, मसल्स पेन, बैक पेन्स डिस्क स्लिप एंड डिस्क स्लिप। मैंने इंजरीज लिख दी। इंजरी के बाद सिवियरिटी के लिए मैंने वही कैटेगरी डाल के लिखा, दी सिवियरिटी is believed to be major because the mentioned, पर मेंशन कर दिए ना इंजरीज, वरना आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो लेकिन हम अलग से मेंशन कर दे तो उसको नजर आसानी से आती है। मेंशनड इंजरीज रिक्वायर हॉस्पिटलाइज्ड ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी सेशंस एंड रिकवरी टाइम। वक्त भी लगेगा उसको रिकवर होने में, जाहिर है हड्डियाँ किसी की खराब होंगी, एक दिन में रिकवर नहीं होती। स्वेटी लिखती, नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको नीचे भी लेके जा सकते हो जहाँ पे आप लिख रहे हो, ठीक है। कि मैं यहाँ पे लेके चला गया, सिंपली यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वर्कर्स लिख दी है। मेरे मेरे हाँ मैंने सोचा है जहन में, वहाँ लिखना के ऊपर हमने कहीं नहीं लिखा। 13 वर्कर्स परफॉर्म मैनुअल हैंडलिंग ऑफ सीमेंट बैग्स, बात वही लिखनी है जो ऊपर लिखते हुए आ रहे हो। फिर हाउ ऑफन द एक्टिविटीज, द वर्कर्स परफॉर्म दिस टास्क डेली फॉर 7 hours and 6 days a week are at high risk. How widespread the risk is, अगर सीधी तरह पता है, नहीं पता तो कुछ भी इसमें लिखते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं है लेकिन मैं इसलिए लिखवाता हूँ कि यार एग्जामिनर को मौका ना मिले, कुछ ना कुछ लिख दो, गलत लिखने से फेल थोड़ी होता है जी। कब देने, कब सदनान इनको बता दें। How widespread the risk is, the risk is spread on whole ground floor
where manual handling is performed। ठीक है, सिंपल आपका ये वाला पार्ट तीनों एसेट्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। सिंपली लाइक्लीहुड ये वाली, इसी की पिक्चर रखते हैं, सेवेरिटी और रिस्क। अच्छा, अब हमने अगर रिस्क रिड्यूस करना है तो हम कैसे रिड्यूस करेंगे? आपका एक्शन किस चीज़ को रिड्यूस करे, लाइक्लीहुड को, सेवेरिटी को? लाइक्लीहुड रिड्यूस हो जाएगा तो सेवेरिटी तो वही रहेगी। लेकिन उस तक नौबत नहीं आई, चांसेस कम है। हम दोनों में से एक चीज़ को रिमूव करके रिस्क को नीचे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने हाइट पे 10-30 फीट की हाइट से गिरने का खतरा था, मैं उसे 10 फीट की हाइट पे ले आए, रिस्क क्या हो गया? 1 हो गया। ये 1 हो जाए, ये 5 भी रहे तो क्या होगा? ओवरऑल 5 हो जाएगा, वो बड़ा रिस्क नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ज़्यादा होंगे तो हमें खतरा। हमें अब यहाँ से रिस्क हमने कैसे रिड्यूस किया? लाइक्लीहुड हमने ख़त्म किया, ग्रिल्स लगा दी। लाइक्लीहुड का सेवेरिटी तो वही है, जो गिरेगा उसको उतनी ही चोट आएगी। ठीक है, तो रिस्क अगर रिड्यूस करना है, अगर आपसे कभी सवाल किया जाए रिस्क रिड्यूस करना है, आप लाइक्लीहुड को रिड्यूस करोगे, सेवेरिटी को, आपको दोनों को भी कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं हो सकी तो फिर किसी एक को करके भी रिस्क रिड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है कितना नहीं है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिक्योरिटी के लिए हम हेलमेट्स दे सकते हैं या इस तरह नहीं प्रोटेक्शन। हाँ, सेवेरिटी जिस तरह भी आप सेवेरिटी, अब फॉल अरेस्ट सिस्टम हम एक तो लाइक्लीहुड सेवेरिटी दोनों रिड्यूस कर रहे हैं। अगर गिर भी जाएगा तो कम चोट आएगी, कितनी चोट आएगी? ठहरो मैं आपको इसका चार्ट बताता हूँ। ये देखो, इसमें दोनों खड़ों की बताई है, इसकी लो है, इस साइड वाले की हाई है। कॉन्सिक्वेंस लो से हाई हो रहे हैं। अब ये देखो, कैंटीन है, 1 बज रहा है, तो यहाँ पे लाइक्लीहुड सेवेरिटी, लाइक्लीहुड क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसी टाइम को अगर आप रात के वक्त ले जाएं, पानी हो, फिर नहीं, तो आप सिंपल आप कह दो कि यार मैं ये जो काम है क्लीनिंग वाला जिसकी वजह से स्लिप का खतरा है, उस काम को ही मैं रात को करवा दूँ, सेवेरिटी रिड्यूस होगी। अब मेरे पास कल एक हैजर्ड था जो था कि धूप में वो पेस्ट कंट्रोल करते हैं, उनको अगर वही काम मैं अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग्स में करा दूँ तो लाइक्लीहुड ख़त्म हो गया। तो आपको चार्ट बताता हूँ, ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ को सिंपली वही चांसेस बता रहे हैं, यहाँ से कोई गिरेगा तो कॉन्सिक्वेंस बढ़ जाएगा, दरमियान पे गिरेगा कम होगा, नीचे से और कम होगा। इस सीढ़ी पे लाइक्लीहुड तीसरी वाली पे क्या है? ज़्यादा है, उस वाली पे कम है, क्योंकि ये देखो ये किस पे रखी हुई है, एक तरफ से पत्थर से उसने स्टेबल कर दिया, ये वाली प्रॉपरली स्टेबल है। तो इसमें लाइक्लीहुड सेवेरिटी आइडेंटिफाई, आयोश की बड़ी अच्छी स्लाइड है लाइक्लीहुड सेवेरिटी के वाले से। आयोश थोड़ा जनरल है ना। अब ये देखो, ये 1 to 9 का स्केल है ना, ये थोड़ा मजे का नहीं है, 1 to 25 वाला स्केल देखिए, ये वाला। अब ये आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर, ठीक है। एक तरफ आपने लाइक्लीहुड रख दी, खैर आगे पूरा स्केल दिया। जैसे यहाँ पे हमने क्या रखना है? सेवेरिटी वर्टिकली पे, वाई एक्सिस पे हम रखेंगे सेवेरिटी, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे लाइक्लीहुड। अब ये आपको ये लाइक्लीहुड सेवेरिटी चार्ट है। अब मैं अपने वाले का लाइक्लीहुड सेवेरिटी चार्ट सर बना दूंगा। सिंपली हम अपने हैजर्ड के लिए लाइक्लीहुड सेवेरिटी चार्ट, अगर ये सवाल एक बार आया है पेपर में, आ भी जाए कोई, ये हलवा है हमारे लिए। 1 2 3 4 5 हमने ये रख ली लाइकली, सॉरी क्या रखा नीचे? लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड हमने इधर रख ली, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेवेरिटी, ठीक है, वाई एक्सिस पे। अब मेरा क्या था? वो जो हैजर्ड था 3 था, लाइक्लीहुड क्या हो गई? 3, सेवेरिटी क्या थी? 4, 3 into 4 12, तो ये यहाँ पे 12 फॉल करेगा। ये देखो, ये 12 नज़र आ रहा है। अब उसने सब रिस्क के लिए बता भी दिया कि कौन से रिस्क एक्सेप्टेबल है, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं है, किन के लिए क्या चाहिए। ये देखो 1 से 4 वाले उसने क्या कहा? एक्सेप्टेबल है, कोई मतलब मसला नहीं है। अब यहाँ पे रिस्क तो है लेकिन ये एक्सेप्टेबल है, क्यों? इसकी लाइक्लीहुड नहीं। सेवेरिटी बेशक 5 से भी ऊपर हो, 10 हो, लेकिन मसला नहीं है। तो ये वाले जो रिस्क हैं ये हो गए एक्सेप्टेबल, 1 से 4। उसने जो कहा 5 से लेकर 9 तक क्या हो गए? एडेक्वेट। एडेक्वेट का मतलब है कि अगर कोई इंप्रूवमेंट हो सकती है तो करें। फॉर एग्जांपल ग्रिल्स थोड़ी सी ठीक नहीं है, हम अच्छी ग्रिल्स लगा लें, किसी तरह उसको थोड़ा सा हम
इम्प्रूव करें, लेकिन काम चलता रहे, काम नहीं रोकना। जब 10 से ऊपर जाता है तो टॉलरेबल है, लेवल 4 पे चला गया, ठीक है। 10 से लेकर 15 तक उसने कहा टॉलरेबल है कि इसको अभी फौरी तौर पर आपने इम्प्रूव करना है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नोटिस इशू होता है आपको, इस जगह पे, इस एरिया पे, कि यार इम्प्रूवमेंट करो काम की। और जो 17 से 25 है, जाहिर बात है या तो आपकी स्वेटी बहुत ज़्यादा है या लाइक्लीहुड, या दोनों ही ज़्यादा है। अगर लाइक्लीहुड रिड्यूस हो जाता फिर तो 1 इंटू 5 हो जाता। तो हमने रिस्क कम करने के लिए किसी एक को कम करना है। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ बता दे, स्पेसिफिकली मैं इतना ही बोल दूं कि यार एक हैजर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उससे खतरा है कि अगर वर्कर को हैजर्डियस इवेंट होगा तो खतरा है कि उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एक बात मैंने बता दी, साथ ही मैंने बता दी कि वो जो वायर्स हैं, वायर्स आर ब्रोकन, ऊपर हम यही लिख रहे होते हैं ना, एंड डैमेज, वर्कर्स मूव अराउंड वायर्स फॉर 6 hours every day। अब वो आपको अगर कहे कि इसके लिए चार्ट बनाओ, लाइकलीहुड सेवेरिटी चार्ट आइडेंटिफाई करो कि रिस्क कहाँ फॉल करता है, कर लेंगे। हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट है तो उसका क्या मतलब हुआ, 4। हाई रिस्क का मतलब और इसके लिए आप तारें ब्रोकन और वर्कर 6 घंटे वहां पे होते हैं, लाइकलीहुड आप क्या दोगे खास, आप बताओ। 4 ही दे दिया, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 यहाँ पे आएगा 16, ये देखिए, ठीक है। अब 16 को मैं सीधा आराम से सर्कल करूंगा, बताऊंगा ये तो बहुत हाई रिस्क है। और इस रिस्क के लिए क्या होना चाहिए, इमीडिएट इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और वायर्स को रिमूव करना चाहिए ताकि रिस्क रिड्यूस। हमारे मोस्टली जो रिस्क हमने अपनी रिपोर्ट में आइडेंटिफाई किए हैं वो इसी लेवल के हैं जिनमें लाइकलीहुड सेवेरिटी ज़्यादा है, और हमने उनको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। समझ आइए लाइकलीहुड सेवेरिटी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं समझ आया तो खैर है, मैं फिर बताता हूँ। प्रैक्टिस करेंगे। सिंपली 1 से 5 अपने रिस्क को रेटिंग देनी है, लाइकलीहुड की अलग रेटिंग देनी है कि चांस क्या है, सेवेरिटी की अलग, कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस भी स्ट्रेट है, करंट लगेगा तो मुझे जो होगा वो आपके सामने है, करंट किस लेवल पे लग रहा है। अब अगर मुझे किसी छोटा मोटा करंट अर्थ लग गया है तो कुछ भी नहीं है, सेवेरिटी क्या है, 1 या 2 कर लो। 2 ये है कि टिंगलिंग होगी, मैं डर जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। और लाइकलीहुड अर्थ लगने का क्या है, वो 5 भी है तो फिर भी हमारे पास ये किस लेवल में आ जाता है, एटलीस्ट एडेक्वेट लेवल के अंदर ही आता है। तो आप अपने रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं कि आपका रिस्क कितना फैला हुआ है, ठीक है। फिर हमारा रिपोर्ट का ये वाला पार्ट, लाइकलीहुड सेवेरिटी टाइम। अब आप स्पेसिफिक लीगल आर्ग्यूमेंट के साथ लाइकलीहुड लिखेंगे, सेवेरिटी लिखेंगे, रिपोर्ट्स मैंने प्रोवाइड की हुई हैं, बेशक उनको साथ खोल के लिखो, ठीक है। और साथ ही नंबर ऑफ वर्कर, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ वर्कर और टाइम स्केल तो ये तो सिंपल बात है। वो जो दूसरा टाइम स्केल आप कह रहे हैं वो दूसरा है, उस पार्ट पे भी आ जाते हैं, उसको भी खत्म कर लेते हैं। हाउ इफेक्टिव द एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क। अब वो आपसे ये सवाल करता है कि आपने जो एक्शन सजेस्ट किया है वो कितना इफेक्टिव है कि वो रिस्क को कंट्रोल करेगा। तो कितना इफेक्टिव है, फॉर एग्जांपल मैंने फोर्कलिफ्ट दे दिया है, यहाँ पे सीधा अपना एक्शन लिखो, द प्रोविजन ऑफ फोर्कलिफ्ट विल हैव, ऐसा इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट बताओ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, कितना इम्पैक्ट, 99%। मेजर, मेजर इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, वेरी हाई इम्पैक्ट, जो भी इम्पैक्ट को भी आपने इसी तरह अपने हिसाब से देखना है कितना इम्पैक्ट होगा। वेरी हाई, मेजर इम्पैक्ट इन कंट्रोलिंग द रिस्क, सिंस, क्यों, forklifts are designed to lift and transport heavy material, and now workers will not be involved in manual handling of cement and they will be safe।
सिंपल। तुम इम्पैक्ट क्यों तुमने कहा है हाई होगा, उसकी मैंने वजह बता दी, क्योंकि आप फोर्कलिफ्ट उठा के ले जाएगा तो वर्कर सेफ होंगे। आगे वो पूछता है जस्टिफिकेशन ऑफ टाइम स्केल, जो मैंने 2 महीने दिए। आई हैव प्रोवाइडेड टाइम स्केल ऑफ 2 months because company will require funds, and for that I need if application to finance manager that might further require meetings with director, जो भी आप समझते हो सीनियर बंदा है, that will further require meeting with director and approvals। अच्छा ये भी बताओ सोर्स कहाँ से करोगे कम सेंस, क्योंकि अगर डायरेक्टली तारों की बात हो रही होती तो फिर मैं क्या लिखता, कहाँ से सोर्स करूँगा। वायर्स आर इजीली अवेलेबल है नियर बाय मार्केट। मैं इलेक्ट्रिक सीट से जो हमारा फाइनेंस डायरेक्टर है वो वायर सोर्स कर लेगा और वो चेंज हो जाएंगी, लेकिन फोर्कलिफ्ट डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। द कंपनी विल नीड टू सोर्स अ suitable supplier from other cities which will require time and resources. The booking and delivery will also take some time, and I believe all these actions can be completed within 2 months। क्योंकि मैंने 2 months कहा है तो मैं रीजंस बता रहा हूँ कि 2 महीने क्यों लगेंगे। सिंपल, आप सिंपल ये लिखोगे या ये भी लिख सकते हो कि डिलीवरी रिकवरी ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं, इसलिए मैं 2 मंथ, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव दो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है। आखिर में तुम्हें क्या लगता है, तुमसे ये सब कुछ तुमसे सवाल है। अच्छा ये ऊपर वाली रिपोर्ट में नहीं लिखा हुआ, ये आप नई चीज़ें लिख रहे हो, टाइम स्केल जस्टिफिकेशन ये चीज़, ये उसको तो नहीं पता, ये आप बता रहे हो। आखिर में वेदर यू थिंक, वो आपका नॉलेज देख रहे हैं, एक्शन विल फुली कंट्रोल द रिस्क, आपको क्या लगता है करेगा या नहीं? करेगा। कोई वाली रीजन जो ऊपर लिखा हुआ है यही सिंपल। अगर मैं इसको भी पेश कर दूं, रीजन हर चीज़ के साथ देनी है, ये बस। ये फॉर्मुलेट डिजाइन है, आप वर्कर्स को नहीं करना पड़ेगा तो फुली कंट्रोल हो जाएगा रिस्क। ये जस्टिफिकेशन होती है और तीनों के लिए इसी तरह की 3 जस्टिफिकेशन आपने लिखनी है। बस यहाँ पे आपकी रिपोर्ट खत्म है। ये पार्ट आधे घंटे का काम है, आधे घंटे में यहाँ बैठे बैठे आप लिख लोगे, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा आप लिख लोगे। अच्छा जो वर्ड लिमिट है अगर उसे एक्सीड हम कर कोई मसला नहीं, आज तक इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ मेरे सामने, लेकिन इतना एक्सीड करना ही नहीं चाहिए, हल्का फुल्का। वर्ड लिमिट का मतलब होता है इसके इर्द गिर्द आप रहे। अब उन्होंने यहाँ पे 50 to 100 वर्ड्स दिए हैं तो उसमें क्या है, सिंपल में अगर लिखूं, ये पार्ट करा दूं या नहीं जरूरत, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो जस्टिफिकेशन कर लो, आपकी रिपोर्ट वाला पार्ट हो गया ख़त्म मेरे मुताबिक। जस्टिफिकेशन से कोई मसला है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछ लें। इस पार्ट सिंपली सबसे पहले आप एक एक्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर लीगल बताते हैं किस आर्टिकल के तहत ये गलत हो रहा था, और थोड़ी सी अपनी एक राय देते हैं। राय देने के बाद आप लाइक्लीहुड बताते हैं। लाइक्लीहुड का तरीका हमें आ गया कि लाइक्लीहुड हम चांस बताते हैं, क्यों ज़्यादा है क्यों कम है। पहले सिर्फ आप सिंपली आप इतना बता दें कि हाई है लो है क्या है। फिर आप सेवेरिटी बताते हैं कि अगर होगा, फर्ज करो हो गया तो क्या हो सकता है। फिर यहाँ पे आप आपकी लाइक्लीहुड और सेवेरिटी दोनों इस जगह पे क्लियर हो जाती है। आप अगर ऊपर ना भी उसकी रीज़न लिखें, यहाँ पे इतने वर्कर्स इतना टाइम काम करते हैं तो वो समझ जाएगा, जाहिर ही बात है इतना टाइम अगर वो ये काम कर रहे हैं तो चांस हाई है। लेकिन अगर आप लिखते हैं बिल्कुल क्वाइट हाई है, लो पे चले जाते हैं, तो लो क्यों है, क्योंकि कभी कभार वहाँ से कोई गुजरता है या वहाँ काम होता है। हैजर्ड लो भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है हाई हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है थोड़े हाई वाले हैजर्ड हम जस्टिफाई करें। उसके बाद आप चले जाते हैं इस पार्ट पे, सिंपल सा पार्ट है। सबसे पहले वो पूछता है इम्पैक्ट क्या होगा आपके एक्शन का, क्योंकि वो आपने एक्शन दिया है ना, आपने एक सजेशन दी है, तो सजेशन कितनी ज़बरदस्त है वो आप लिखेंगे। हाई है लो है जो भी है उसकी रीज़न लिखती, रीज़न वही नीचे वाली आ गई। टाइम स्केल की जस्टिफिकेशन आपको पता है,
सिंपल है कि यार ये चीज़ें चाहिए इसलिए टाइम लगे, 2 हफ्ते का टाइम दिया, वो क्यों दिया, 10 दिन का क्यों दिया, सिंपल। खैर हम ये इसको ठीक कर लेंगे और आखिर में एक्शन फुली कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। सिंपल अगर आप इतना भी लिखते हैं, इट विल फुली कंट्रोल, इट विल नॉट कंट्रोल, इट विल पार्शियली कंट्रोल, इट विल कंट्रोल दी हैजर्ड अप टू 80%, 60%, 70, जो भी लिखेंगे वो ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूर है, नहीं लिखेंगे तो फेल है। ठीक है। अब चेक लिस्ट में हम कैसे देखते हैं, मैं सिंपली ये देख रहा होता हूँ, जस्टिफिकेशन 1 में लाइक्लीहुड सिविरिटी है तो मैं क्या मारूंगा, लाइक्लीहुड के लिए एक टिक, सिविरिटी के लिए दूसरा टिक। यहाँ पे आ जाओ, जस्टिफिकेशन 2 में लाइक्लीहुड सिविरिटी लिखी है, फिर 2 टिक, लाइक्लीहुड सिविरिटी लिखी है, 2 टिक। टाइम स्केल एंड सोर्सेज इन कंट्रोलिंग द रिस्क, यहाँ पे फिर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। इम्पैक्ट हमने लिख दिया, टाइम स्केल हमने लिख दिया, और कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा। ये हम इसलिए चेकलिस्ट करते हैं कि कोई चीज़ मिस ना हो। इसमें भी 3 डाल दिए, इसमें भी 3 डाल दिए, ये सारा सिंपल। ये आधे घंटे का काम। यहाँ आपकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है मेरे मुताबिक, कुछ भी नहीं। आज वाले से कोई सवाल?